Okay, let's start with the session. Okay, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड हम आज मेजरली दो पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का अगर एक ओवरव्यू लिया जाए तो ओवरव्यू में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज all about to how to select for a capital budgeting thing। मतलब आपने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आपने किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना है, तो उसको डिसाइड कैसे करेंगे? दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो आपने वीडियोस लेक्चर देखे होंगे। देयर वाज सिंपली अ पे बैक पीरियड, एक डिस्कशन थी। देन देयर वाज अ डिस्कशन रिगार्डिंग एनपीवी, there was a discussion regarding average rate of return, there was a discussion regarding IRR. So these are all different methods, payback being the most basic। इसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं कि हम ये सिर्फ देखते हैं कि जी how early एक इन्वेस्टमेंट आपको पे बैक कर देगी, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है वो कितनी जल्दी आपको रिटर्न हो जाएगा और आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इजी टू कैलकुलेट ऑब्वियसली, but on the other hand it ignores various factors like price value of money, it ignores like factors के जी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो टाइमिंग सिनेरियो कंसिडर किया जाता है जब तक आपकी इनिशियल पे बैक, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाए। उस पीरियड के बाद बेशक प्रोजेक्ट नेगेटिव कैश फ्लो दे रहा हो, वो इग्नोर हो रही होती है चीज। सो this factor usually being ignored out। Other thing is that after payback, the next methodology is of average rate of return। Average rate of return is simply like return on capital employed। आपने इन्वेस्ट किया एक अमाउंट और उस इन्वेस्टमेंट के बाद यू डिसाइडेड अब कि जी रिटर्न कौन से प्रोजेक्ट में ज्यादा आएगा। सो इट्स सिंपली गेजिंग आउट कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी ऑन योर इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। उसका फॉर्मूला बहुत सिंप्लीफाइड है कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला वाइज डिस्कशन हुई है in most of the video session, and this is being the most easiest one and straightforward। आपसे सेक्शन ए के अंदर इसका क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन सी या बी में भी आ सकता है, बट आई वुड नॉट मार्क इट एज लाइक के अगर इसके अंदर आपको एक तो लर्निंग की इतनी डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। सेकेंडली इज दैट के अगर आपको इसके अंदर कोई लर्निंग डिफिकल्टी हो रही है तो यू हैव टू वॉच आउट द वीडियोस अगेन और आप मुझसे क्वेरी रेज कर सकते हो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरेना है इस पूरे, जो कि इम्पैक्ट करता है दूसरे चैप्टर्स को, वो है एनपीवी। एनपीवी एंड आईआरआर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आई वुड कंसिडर अगर मैं इनकी रैंकिंग करता हूँ। एनपीवी के अंदर सिंपल कॉन्सेप्ट्स क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट इज दैट, अगर आप लोगों में समझ सकें, एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, सिक्का राजुल वक्त। सिक्का राजुल वक्त का क्या मतलब होता है कि जी आज का 1 रुपया, 1 रुपी विल ऑब्वियसली विल नॉट बी इक्वल टू 1 रुपी आफ्टर 10 years। ठीक है? सो द पॉइंट इज दैट के ओके आई हैव ओके टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके जी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, सो द पॉइंट इज दैट के अच्छा आई वुड सजेस्ट एवरीवन के मीनवाइल जब तक मैं खुद रेज ना करूं कि किसी को कोई क्वेरी करनी है या क्वेश्चन रेज करना है, तो उस टाइम तक काइंडली कोई ड्रॉप इन ना करें अनटिल अनलेस किसी को मेरी आवाज ही ना आ रही हो। ठीक है? ताकि इंटरप्शन कम से कम हो। ओके जी, ना एनपीवी इज व्हाट? एनपीवी इज मेजरली दैट कि आपने क्या देखना है कि जी आज के 1 रुपया 10 साल के बाद जो 1 रुपया उसके इक्वलेंट नहीं है। दिस इज नॉट एक्चुअली एनपीवी, दिस इज मोर अबाउट प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू क्या बात करती है? प्रेजेंट वैल्यू आपको बताती है कि जी अगर मैंने आज प्रोजेक्ट लिया है, आज मैंने लगाए हैं $100,000 और 10 साल के बाद मुझे ये $200,000 रिटर्न में मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के, तो क्या ये 200,000 वर्थ वाइल हैं
आज 1 लाख रुपए के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट के क्या ये 200,000 आज ऐसा तो नहीं है कि आज 10 साल के बाद का 200,000 आज के 100,000 से भी कम हो। सो दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ एनपीवी। एनपीवी के अंदर आप क्या कंसिडर कर रहे होते हैं? आप कंसिडर कर रहे होते हो होल टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप पूरा टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हो। आप इसके बाद क्या देखते हो? आप देखते हो प्राइस वैल्यू ऑफ मनी। आप प्राइस वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हो कि जी आज के वक्त में कितना उसकी वैल्यू होगी। आप सिर्फ और सिर्फ क्या फैक्टर्स को कंसिडर करते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली रेलेवेंट फैक्टर्स। आप यहाँ पे कैश बेस्ड, ओनली कैश फ्लो को कंसिडर किया जाता है। दिस इज अ कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच। मीनवाइल दिस इज अ कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच। और इस कैश फ्लो और जबकि ये जो अप्रोच है जैसे ARR है, दिस इज अ प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड अप्रोच। Payback is also a cash based approach, but it ignores the discounting factor. The price value of money वहाँ पे consider नहीं होता। So the things that are important in NPV, that whole tenure, present value of money consider होता है, relevant cash flows consider किए जाते हैं, sunk cost को consider नहीं किया जाता। अगर लेट सपोज कोई प्रोजेक्ट करना है, उस प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए हमने एक रिसर्च एजेंसी को अपॉइंट किया, उस रिसर्च एजेंसी ने चेक किया कि जी ये रिसर्च ये प्रोजेक्ट है, ये वर्थ वाइल है, इधर इतने कस्टमर्स हैं कि जी प्रोजेक्ट किया जा सके। तो वो जो रिसर्च एजेंसी को आपने पैसे दिए हैं, दैट इज टोटली अ सunk कॉस्ट। उसका आप कोई फायदा नहीं है। अगर रिसर्च एजेंसी बाद में बोलती कि जी इस प्रोजेक्ट को हमें करना नहीं चाहिए, तो फिर भी उनका खर्चा हो चुका था। और अगर रिसर्च एजेंसी कह रही है कि जी हमें करना चाहिए, तो फिर भी खर्चा हो गया। तो वी नीड टू कंसिडर दैट कि हम जब प्रोजेक्ट के लिए यस बोलेंगे, जी हमने करना है प्रोजेक्ट, तो उसके रिजल्ट में क्या कॉस्ट और रेवेन्यूज का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है जी। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रो। एक रिकैप मैंने देने की कोशिश की है। अभी अगर किसी को क्वेश्चन है, आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकंड एंड देन आई विल कमेंस विद द क्वेश्चन। ओके जी, आई एम नाउ कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चंस। आई एम नो, ये वाला टॉपिक, ये क्वेश्चन एक्चुअली रिलेट करता है मोर टूवर्ड्स योर एरिया ऑफ regarding decision making. So that's why I am just leaving it out कि हम इसको बाद में करते हैं। I'm just trying to put on my screen. Okay, now the first question that we are solving now, it's SDW core, it's of June 2013. Again I want to highlight one fact is that कि जी ये जो क्वेश्चन है, ये मैं इतने पुराने क्वेश्चन क्यों लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्चुअल जहां पे लगता है कि कॉन्सेप्चुअली आपको ज्यादा ब्रीफ इन कर पाऊंगा, तो वो क्वेश्चन लिया जाता है। इसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन A B C में टेस्ट हो सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि इसके अंदर MCQ क्यों नहीं आ रहे और कॉन्सेप्चुअल एक अलग से सेक्शन वाइज सर ये बड़ा क्वेश्चन क्यों है, छोटा क्वेश्चन क्यों है। जस्ट बिलीव इन, ऑलवेज डू रिमेम्बर वन थिंग, जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन देता है आप उसको फॉलो करते हो। अगर अपनी हिकमत लगाने की कोशिश करते हो तो ऑब्वियसली फिर जो है वो डिले होती है चीज। व्हेन आई एम गाइडिंग थ्रू समथिंग और मैं जब बता रहा हूँ तो उसको एज इज एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर एड ऑन जितनी मेहनत कर सकते हो करो, लेकिन मिनिमम वो जरूर करो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऑलवेज डू रिमेम्बर। मैं बहुत ज्यादा दुख होता है जब बंदा 49 पे फेल होता है, और हो सकता है अभी जो वीडियोस देख रहे हैं, अब इस टाइम जो बैठे हुए हैं, वो इस दुख को समझ सकते हैं। ठीक है, और जब 50 पर होता है बंदा पास, तो उसको जरूरत नहीं होती है। वो अलग बच्चे होते हैं जिनको 92 93 हायर अचीवर चाहिए होते हैं। सो जो चीज बताता जा रहा हूँ उसको एज इज कंटिन्यू करो, प्रैक्टिस करो, एंड इंशाल्लाह ताला आई हैव very much confidence on you guys and on the methodology we follow कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। सो SDW को के अंदर इट्स बेसिकली एनपीवी बेस्ड क्वेश्चन जो कि मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। सो लेट्स मूव ऑन विद द एनपीवी थिंग। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर सारी बेसिक मेथोडोलॉजी डिस्कस हो जाएंगी, सारी बेसिक स्ट्रक्चर्स की डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है, सो बी विद मी।
लॉजिक विल बी सिंपली, जैसे ही मैं पार्ट ए खत्म करूंगा अपने, एक तो आपके पास अभी कैलकुलेटर होना चाहिए और साथ में एक राइटिंग पैड भी होना चाहिए। अगर कोई क्वेरी है उसको नोट डाउन करो, आई विल ओपन अप द माइक या रिटन डाउन कर लिखो और मुझसे ओपनली डिस्कस करो। खामोश रहोगे अपना नुकसान करोगे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सम क्वेश्चंस अनटिल अनलेस कि माशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल ही समझ आया। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। IGW Co is a listed company which plans to meet increased demand for its products by buying new machinery costing 5 million. Okay, the machinery would last for 4 years, at the end of which it would be replaced. Okay, एक replacement चलेगी, इसका मतलब ये है कंपनी बंद नहीं हो रही है, कंपनी का प्रोजेक्ट एंड नहीं हो जाएगा, there will be a continuous cycle. एक साइकिल खत्म होगा, मशीनरी खत्म हुई, दूसरी मशीनरी एंटर हो जाएगी, ये प्रोजेक्ट एंड नहीं हो रहा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन पर्सपेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये बात मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, मैं इधर ये नोट कर रहा हूँ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। Okay, the scrap value of the machinery is expected to be at 5% of the initial cost. Capital allowances would be available on the cost of machinery on 25% reducing balance method. Capital allowance अगर याद हो, that is tax saving जो होती है on your depreciation actually. So capital allowance it's like depreciation, और उस depreciation की वजह से जो tax saving होती है, that is very much important while analyzing any question. With a balancing allowance or charge claim in the final year of operation, this investment will will increase the production by 9,000, and look at over here, by 9,000, टू 9,000 नहीं है। अगर होता कि पहले 6,000 थी, अब 9,000 हो गई है, तो हम सिर्फ 3,000 कंसिडर करते हैं एज एडिशनल। ये कह रहा है 9,000 से इंक्रीज हो जाएगा, तो हम एनालिसिस वो खुद ही बता रहा है कि 9,000 से इंक्रीज हो रहा है, हम सिर्फ 9,000 लेंगे। यूजुअली क्वेश्चन के अंदर वो क्या करता, 3,000 है, अब इसके बाद 12,000 हो जाएगा। सो आपको ये नहीं देखना कि 12,000 का एनालिसिस करना है, आपने देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ है, इट्स 9,000, तो आप 9,000 कंसिडर करोगे, इधर उसने खुद बता दिया। All of these units are expected to be sold as they are produced, means दो कोई बैलेंसिंग नहीं बचेगी। Relevant financial information in current price terms is as follow. आपको given है 4%, 5.5% and 5% per year. In addition to the initial cost of the new machinery, initial investment in working capital is of 500,000. इसका मतलब है कि जब आप जब ये मशीनरी लगाने लगे हो, तो इसके साथ साथ 500,000 का आप वर्किंग कैपिटल इंजेक्शन भी करोगे। जिन लोगों ने वीडियोस देखी हैं या प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अच्छा, अब होता क्या है, आपने ईयर 0 पे कितने इंट्रोड्यूस करा दी, 500,000, देन 1 2 3 ईयर चल रहा है, अब 500,000 एक दफा इंट्रोड्यूस हो गए, तो वी विल कंसिडर ओनली द इंक्रीमेंटल फैक्टर। हम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल फैक्टर लेके चलेंगे कि जी 500 से लेट्स सपोज 550 हो गया, तो ये 550 पूरा यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ 50 का इंक्रीज आएगा। सो डू रिमेंबर इंक्रीमेंटल फैक्टर, जो मैंने शुरू में भी डिस्कस किया कि हमने इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल की डिस्कशन करनी है रादर देन होल ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एंड एडिशन ओके जी। अच्छा, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज किस हिसाब से होगा, ईच ईयर 4.7%। सो हम हर ईयर का इंक्रीज देखेंगे एट 4.5%, 7%। IDW Co pays tax on profits at the rate of 20% per year, 1 year in arrears. The company has a nominal money terms after tax cost of capital of 12% per year. Okay जी, अच्छा ये चीज नोट करने वाली है, what nominal, nominal versus real, ये वाली डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर नॉमिनल कैश फ्लोज हैं, नॉमिनल कैश फ्लोज का मतलब क्या है कि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट हो चुकी है। अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट हो चुकी है, तो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नॉमिनल लेना है।
ठीक है, इट शुड बी ऑल्सो बी नॉमिनल, इट शुड ऑल्सो बी कंसिडरिंग द प्राइसिंग इम्पैक्ट। फिशर इक्वेशन की बात हुई थी, अगर इक्वेशन, अगर पिछली वीडियो याद हो, अगर नहीं याद है तो जैसी वीडियो खत्म हो अभी भाग के जाओ और देख कर आना, वरना भूल सकते हो। ठीक है, ओके जी। और जब रियल कैश फ्लोज हैं तो रियल कैश फ्लोज के साथ रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब है आपने जहां पे प्राइसिंग इन्फ्लेशन इंजेक्टेड है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंजेक्टेड होना चाहिए विद इन्फ्लेशन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ $5 मिलियन की यहाँ पे, तो मैं अगर पैसा मार्केट से लेने जाऊंगा तो मैं एक्चुअली पैसा खरीदने जा रहा हूँ, मैं बैंक से पैसा ले रहा हूँ तो मैं बैंक से पैसा खरीद रहा हूँ, तो एक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, एक प्रॉफिट रेट के अगेंस्ट। अगर मैं इक्विटी होल्डर से ले रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ मेरे कंपनी के अंदर पैसा लगाएं, तो मैं उनको डिविडेंड दे रहा हूँ, दैट इज द प्राइस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे हैव गिवन मी, मैं उनको उनकी प्राइस पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एट दिस पॉइंट इन टाइम बस ये याद रखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द प्राइस वी आर पेइंग फॉर गेटिंग द कैपिटल, गेटिंग द इन्वेस्टमेंट। अब जब ये चीज हो जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है वो इसके बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर में, हो सकता है बहुत अच्छे बच्चे जो इस ग्रुप में हैं और उन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी शुरू कर दिया। मेरा जैसा बच्चा तो अभी इधर ही स्टक करता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पहले अच्छी तरह कर लें, दिमाग यहीं पे लगा लें। ठीक है जी, सो वी आर गिवन विद, अब हमारा हमें पता लग गया कि जी सेलिंग प्राइस क्या है पर ईयर, इसका इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, फिर वी आर गिवन विद द वेरिएबल कॉस्ट इज 5.5% एंड 5%। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फ्लेशन रेट स्पेसिफिकली गिवन है, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट गिवन है, आप स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट बता लगाओगे। अगर आप क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक नहीं, जेनरिक इन्फ्लेशन रेट गिवन है, तो सारी चीजों पे जेनरिक इन्फ्लेशन रेट लग जाएगा, उसके हिसाब से आप अपनी एनालिसिस करोगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। Calculate the net present value of the planned purchase of the new machinery using the nominal money terms। देखो ये nominal बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि सब कुछ inflate कर दो, inflate कर दो और inflated cost of capital से करो, उसके बाद discussion करें। Comment on the financial feasibility। Part B is discuss the difference between nominal approach and the real-time approach to calculation net present value. Identify two financial objectives of the list of a listed company such as SGW Co. and discuss how each of these financial objectives is supported by the planned investment in the machine। ठीक है, सो तीन बड़े ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन टाइम में जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के पर्सपेक्टिव में मैंने पहले रीडिंग कर ली, फिर क्वेश्चंस पढ़ ली। अच्छी अप्रोच ही होती है कि जैसे ही देखो रिक्वायरमेंट पढ़ ली, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ ली, रिक्वायरमेंट पढ़ने से दिमाग में मैपिंग हो जाएगी कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट, और उसके बाद फिर जंप इन करो सिनेरियो पे, तो फिर आपके दिमाग में खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, ये डाटा पार्ट ए का, ये डाटा पार्ट बी का, ये डाटा पार्ट सी का। सो दिस विल बी द अप्रोच। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसी अप्रोच के साथ चलेंगे। लेट्स मूव ऑन विद द पार्ट ए। ओके जी, सबसे पहले हम वर्किंग देखते हैं। अब अगर सब आई थिंक सो सबके पास कैलकुलेटर्स होंगे, सब हैंडी रखें अपने कैलकुलेटर्स को। आई एम डिस्कसिंग ईच ऑफ दिस फैक्टर, और जरूरत पड़ी तो मैं एक्सेल शीट पे भी आपको साथ साथ सॉल्व करूंगा। ओके, नाउ selling price was initially what 650 and its inflation rate is 4%, so it's simply the first year की आपकी selling price कितनी आएगी, that will be 650 into 1 plus 4% raised to the power of 1. This figure will result into 676.00. Then after this figure 676.00 multiplied by 1 plus 1.04 raised to the power 2. So this will result in this. Then this will multiplied by 1.04 raised to the power 3, and so on and so forth। ये सीक्वेंस चलता रहेगा। इन सिंपल टर्म लास्ट ईयर की जो भी प्राइस आई है उसको आप इन्फ्लेट करते जाओगे। ठीक है, 1.04
ओके ना, ये मैं बात कर रहा था, अगर आप डायरेक्टली इससे यहाँ से इस प्राइस पे जा रहे हो तो इट विल बी लाइक कि आपने इसको डायरेक्टली कंपाउंड ऑफ करना है। मैं इसको और क्लियर आउट कर देता हूँ। देयर इज अ क्वेश्चन। अच्छा, आप इसके अंदर क्या आप इस और क्लैरिटी के लिए क्या करना है, 650 अगर इसको एक दफा 1.04 किया, इट विल बी इक्वल टू 676। अब 676 को मैं अगर 1.04 करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 703.04। और अगर मैं ईयर 3 के लिए जा रहा हूं तो इट विल बी 703 इंटू 1.04, दैट विल बी इक्वल टू 731। दिस विल इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2, दिस इज ईयर 3। अच्छा, अगर मैं इक्वेशन वाइज करना, जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो अगेन। अगर मुझे 650 है और मुझे फाइंड करना है ईयर 3 की फिगर, ईयर 3 में कितना कंपाउंड ऑफ हुआ होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू इनटू 1.04 raised to the power 3, and that will be equal to 731 as well। ये भी 731 के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह आप 760 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो आई एम डन विद ये जो हमने कैलकुलेशन की, क्या ये 736 है, 703 है, ये 676 है, दिस इज क्वाइट सिंपल। नंबर ऑफ यूनिट्स आर गिवन, दीज आर नॉट चेंजिंग, ईच ईयर एक यूनिट्स है, और दिस मल्टीप्लाई बाय दिस यू विल गेट द ओवरऑल सेल्स। ओके जी, सो वेट अ सेकंड। ओके जी, आपको सेल्स रेवेन्यू मिल जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स, अच्छा, याद क्या रखना है, जब भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो तो आप एक रेलेवेंट, एक मैंने टेबुलेशन बना के दिखाई थी कि रेलेवेंट के क्या होता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स एड बैक डेप्रिसिएशन आपके पास, फिर आपने उस पर टैक्स इम्पैक्ट लगाया, फिर टैक्स सेविंग ऐड की, वो सारा सीक्वेंस के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करनी होती है, यू नीड टू फाइंड द सेल्स। अब आपके पास सेल्स आ गए, ठीक है, अब आपने सारे कॉस्टिंग फैक्टर निकाले, वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट है, फिक्स कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट है, वो सारे फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना है। सो अगेन सिंपल कंपाउंडिंग वही सिनेरियो है, दैट इज 250 पर यूनिट एंड 5.5% पर ईयर, बिल्कुल सिमिलर उसी तरह चलेगा। दैट इज 263, आपका फर्स्ट ईयर कितना था, दैट वाज 250, तो 250 इनटू दैट वाज 1.55, so that will be 1.55, this will result in this will result in, again multiply by 1.55 will result in this, and carry on so far and so forth। अगर let's suppose मैंने ये find करना है, I'm talking about a variable cost over here, so 250 into 1.55 raised to the power with fourth year का find करना है, so I will just put on the 4 factor, 3 factor, 2 factor। ये बात बार क्यों बता रहा हूँ कि कॉमन सेंस कभी कभी इतनी कॉमन नहीं होती, वो नॉन सेंस हो जाती है। तो ये वाली चीज है, दिस इज सिंपल कंपाउंडिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसमें भी अगर किसी को इशू है तो वो मुझे डिस्कस कर सकता है, लेकिन मेरे एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर F9 में पहुंच गया बाबू तो यू हैव द स्ट्रेंथ, ये तो आता ही होगा। ठीक है, तो सेल्स यूनिट इज गिवन and you are given with a variable cost। Okay, variable cost is done. Now, third thing was simply fixed cost, incremental fixed cost। Look at over here, what the word is saying, incremental fixed cost। वो कह रहा है हर दफा 250 से मेरा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा, हर साल होगा। अच्छा, अगर वो इंक्रीमेंटल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता ना, तो मैं क्या कहता, मैं यही कहता कि देखो जितने इंक्रीज हो रही है ना 5% से, जितना इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है, सिर्फ वो लेके जाना, जैसे वर्किंग कैपिटल के अंदर मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बताया, 250,000 है आज के हिसाब से, इसके अंदर इन्फ्लेशन अभी काउंट नहीं हुई है, लेकिन ये इंक्रीमेंटल फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि ये 250 एज इज जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमने इसको इसका इम्पैक्ट लाना है विद टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन। सो इट विल बी लाइक, I will discuss the fixed cost element over here। The fixed cost will be, in the first year it will be 250, sorry guys, I closed the presentation। It will be 250 multiplied by, what was the inflation factor, that was 5%।
So it was 1.5%। अच्छा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड्स विद माय एनोटेशंस आपको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आई विल इंश्योर कि ये स्लाइड्स पहले से अवेलेबल हो तुम लोगों के पास, ताकि तुम लोग साथ साथ रेफर आउट कर सको, ठीक है। So 250 into 1.5%, that will give a figure that will be equal to 263 over here. Okay, so this will be 250 into 1.05. This is a fixed cost for first year, then second year, then third year, then fourth year. It's just what's happening, हर दफा आप 250 के फैक्टर को 1.05 कर देते हो। तो अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो सेकंड ईयर कैसा आया होगा, इट वुड हैव बीन 250 into 1.05 into raised to the power आपका कितना है, that will be equal to 1. In the second year it will be equal to 2. Okay, so this will be the sequence। आप इस तरह से लेके चलोगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बस ऐड ऑन कर दूं, दिस विल बी 1.055 नॉट 1.55। वो 50% बन जाता है, इट इज 5.5%, ठीक है। सो इट इज 250 into 1.055, जिसके हिसाब से आप वेरिएबल कॉस्ट को रेज कर रहे हो, ठीक है। यू हैव द वेरिएबल कॉस्ट, यू हैव द सेलिंग थिंग एंड ऑल। अच्छा, अगर किसी को कोई इश्यू है वो मुझे मैसेज में इनबॉक्स करे, एंड आई विल ओपन अप इट्स हिज और हर माइक, और फिर हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स, ताकि जहां तक हमने डिस्कशन की वो समझ आ गया। अरे वाह, मैं इतना परफेक्ट समझा रहा हूँ। नहीं, एक आ गया भैया, नहीं, यस सर आ गई समझ यहाँ तक, ओके जी। अरे अरे वाह, कोई क्वेरी नहीं आ रही, मजा आ गया यार। चलें जी, अब यहाँ तक अगर सबको समझ आ गया है, सब कुछ सही चल रहा है, तो बहुत जबरदस्त बात है ये, दैट इज रियली इंप्रेसिव। चलें, अब हमारा जो हायरार्की होती है, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंट एनपीवी एंड आईआरआर सिनेरियो, हम क्या कर रहे होते हैं, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, हम उसमें फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं, हमारे पास कैश फ्लो आता है, देन टैक्सेशन, या फिर हमारे पास ये फॉर्मेट होता है। अदरवाइज आउट दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, आपकी सेल्स की फिगर आई, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया, फिक्स कॉस्ट को लेस किया, आपके पास जो भी फिगर आई इस पर टैक्स अप्लाई किया, टैक्स का इम्पैक्ट को लेस किया, एंड देन आफ्टरवर्ड जो भी कैश फ्लो आया है उसमें हमने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया, या कैपिटल अलाउंस को ऐड बैक कर दिया। ये होती है डिफरेंट अप्रोच, जो डिफरेंट फॉर्मेट है, जो कि जो फॉर्मेट मैंने वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि दो फॉर्मेट में आप कैश फ्लोज को डिस्कस कर सकते हो। ओवर हियर इट सिंपली इज दैट कि हमने जो टैक्स सेविंग बेनिफिट है, टैक्सेशन के जो टैक्स सेविंग का बेनिफिट है, जो कैपिटल अलाउंस का बेनिफिट है, वो एक अलग से हम इम्पैक्ट लेके जाएंगे। सो वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस सेल्स इनकम, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की हमने तीन एरियाज को अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटल अलाउंस ऑन टैक्स बेनिफिट्स। ओके, इसके लिए जस्ट वांट टू शो कि हम इसको जरा एक्सेल शीट पे सॉल्व करते हैं, ताकि ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। और हियर हमें ये गिवन है, दिस इज दीज आर ईयर्स 0 1 2 3 4 5। इनिशियली उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 5000। आई एम अज्यूमिंग ऑल द फिगर्स इन 1000 टर्म्स। ओके, सो द पॉइंट इज, ओके जी, so the point is it's nearest 1000 terms के अंदर है, this is nearest thousands, it's not accepting that format। okay, 5000 आ गया। अब हमारा कैपिटल अलाउंस पर ईयर कितना चल रहा है, दैट इज ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की वजह से क्या होगा, दैट ओवर हियर इट विल बी इक्वल टू 50,000 and that will be equivalent to this minus, अगर आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग फिगर है
जो रिलेट करती है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू लाइक सपोज मैं इसको रिलेट कर देता हूँ यहाँ पे this will be I'm just making out the formula for you guys ताकि वो एक ही दफा में हो जाए. This will be this minus अगर कोई अर्ली डेप्रिसिएशन थी इसकी अर्ली डेप्रिसिएशन तो इसकी कोई भी नहीं है into 0.25 1250 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई है in the first year. So this will be the depreciation of your first year. ठीक है. So this will be the 1250 is the depreciation for the first year आपके पास आ गई. Then your capital allowance, this will be the capital allowance thing. Then afterwards in the next year what the scenario is. अब आपके पास क्या फिगर आ रही है that in the next for the next years what you are getting it. अब आपको अगर नेक्स्ट फिगर पे कैलकुलेट करना है इट सिंपली इज दैट कि आप या तो 5000 माइनस एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन कितनी आई है दिस विल बी द डेप्रिसिएशन इनटू कितना परसेंटेज इनटू 0.25 937.5 दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट ईयर. देन आफ्टरवर्ड्स थर्ड ईयर कितना है इट्स 1015. फोर्थ ईयर कितना है इट्स 996. फिफ्थ ईयर should be 0 or near to 0. I think so. Near to 0 in that sense. Okay, that this is reducing balance. हम fifth year में यहाँ पे sell out कर रहे हैं. हमारे पास fourth year तक हमें relevance है. So let's moving on to the question again. That question में वो बात क्या कर रहा था? That I'm coming back again. The machinery would last for 4 years at the end of which it would be replaced. 4 सालों तक ये चलेगी. फोर्थ ईयर पे जो है इसको आप बेच दोगे इसकी सैल्वेज वैल्यू निकाल लोगे और सैल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू से कितनी होगी द स्क्रैप वैल्यू विल बी 5%. सो नाउ मूविंग ऑन टू द कैपिटल अलाउंस साइड व्हाट इज गोइंग ऑन. अब यहाँ पे 1250 आपने देखा हमने वहां पे निकाला 937.5 एंड 703.1. हमें 3 सालों तक की जो कैपिटल अलाउंस है वो हमने फाइंड कर लिया. अब 3 सालों का कैपिटल अलाउंस हमारे पास कितना आया था दिस वाज 937.5. यहाँ तक हम आ गए थे एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट वाज द सिनेरियो दैट वी डिलीट ऑल दिस थिंग्स क्लीन इट अप फॉर यू. ओके सो इन द थर्ड जो आपका जो थर्ड ईयर सिनेरियो था फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन थी दिस एंड दिस. लेट मी क्लीन इट अप अगेन for you guys. मैं दोबारा से समझा देता हूँ क्योंकि मैंने काफी गंद मचा दिया था. So it will be simply like this is your initial outlay 5000. ठीक है. अगर कोई अर्ली डेप्रिसिएशन हुई है कोई डेप्रिसिएशन है नहीं 0 है इनटू कितना परसेंटेज 0.25 you will get 1250. Now again this is the 5000. अर्ली डेप्रिसिएशन कोई है जी है. कौन सी है 1 into 0.25 937.5. अगेन आपके इनिशियल कितने थे 5000. अर्ली डेप्रिसिएशन कोई है जी बिल्कुल है. कौन कौन सी है ये एक डेप्रिसिएशन है और उसके साथ एक डेप्रिसिएशन ये है. ओके जी. सो इसके ये डेप्रिसिएशन होने के बाद आपके पास आ गई रिमेनिंग बुक वैल्यू और उसके कितने परसेंटेज है इट्स 0.25. सो यू विल गेट 703.25. ओके दिस इज व्हाट दिस इज कैपिटल अलाउंस. आपको कैपिटल अलाउंस पता लग गया एंड दिस 5000 इज सिंपली इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं. दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ओके अब कैपिटल अलाउंस आपके पास आ गया. यू हैव द सीए यू हैव नाउ. अब हमने क्या देखना है इस पे टैक्स सेविंग कितनी है. टैक्स सेविंग इज क्वाइट सिंपल. टैक्स सेविंग का उसने आपको फॉर्मूला बताया था.
टैक्स सेविंग का क्या फॉर्मूला बताया था? टैक्स सेविंग इज अराउंड, टैक्स रेट कितना है, दैट इज taxation rate is pay tax on 20% per annum. So 20% is the taxation rate. आप 20% का टैक्स रेट इस पर अप्लाई करोगे, जो भी कैपिटल अलाउंस आपने कैलकुलेट किया था, this into your 0.20%, this will be 250, then so far and so forth. ठीक है, मैं अभी तक ईयर 3 की क्यों बात कर रहा हूँ कि हमने ईयर 3 तक तो बहुत आसान है कि जी ये हमारी टैक्स सेविंग्स आ गई है। अब ईयर 4 के अंदर क्या हो रहा है? ईयर 4 के अंदर ये एसेट रिप्लेस हो रहा है, स्क्रैप आउट हो रहा है। अब ये एसेट स्क्रैप आउट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने देखना है कि ये एसेट इन अ वे प्रॉफिट पे जा रहा है, लॉस पे जा रहा है, इन अ वे यूं सोचना है। आपको वो पता कैसे लगेगा? या कैपिटल अलाउंस या आपने अगर टैक्सेशन अलाउंस निकालना है तो वो निकालोगे कैसे? वो दैट इज सिंपली दैट कि आपने देखना है कि मेरी नेट बुक वैल्यू कितनी है उस पॉइंट इन टाइम पे और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, या अदर वे आउट कर दो, स्क्रैप वैल्यू जितने का बिक रहा है माइनस आपकी नेट बुक वैल्यू आज तक की है कितनी, व्हाट्स योर नेट बुक वैल्यू। ठीक है, सो जो ये वैल्यू आएगी दैट विल शो कि अगर स्क्रैप वैल्यू ज्यादा है और नेट बुक वैल्यू कम थी, इसका मतलब है आपने प्रॉफिट पे बेचा है, इसका मतलब है आपको टैक्स इनकरेंस होगी रादर देन कि टैक्स सेविंग होगी। अब जब मैं टैक्सेशन अलाउंसेस की बात की थी उसके अंदर बहुत इन डेप्थ इसी बात पे डिस्कशन हुई है। सो अब आप अगर अदर वे आउट है, स्क्रैप वैल्यू कम है और नेट बुक वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये है दैट के आपको एक टैक्स बेनिफिट होगा, एक टैक्स सेविंग हुई ना वे, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन से सस्ता बेच दिया, यू आर मेकिंग अ लॉस, दैट द बेसिक लॉजिक बिहाइंड इट। तो जो लॉस है उसके ऊपर हम और टैक्स थोड़ी देंगे, हम टैक्स सेविंग करेंगे। तो इन शॉर्ट व्हाट विल हैपन इन द फोर्थ ईयर, अगर मैं फोर्थ ईयर की सिर्फ बात करूं, फोर्थ ईयर में क्या होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर के अंदर यू आर हैविंग, आपके पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, दैट वाज 5000 जो हमने यहाँ पे देख लिया था, एंड देन अब तक जो 3 इयर्स की डेप्रिसिएशन एंड दैट वाज ए कैपिटल अलाउंस जो था, दैट वाज इक्वल टू these three, sum of these three. So of these three, आपके पास कैपिटल अलाउंस आ गया। सो आपके पास नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 2109 इज योर नेट बुक वैल्यू। नाउ आपकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? उसने कहा है स्क्रैप वैल्यू इज 5% ऑफ द वैल्यू, आपकी जो नॉर्मल वैल्यू है उसका 5% है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5000, इसका 5% कितना हुआ? 0.05, दैट विल बी इक्वल टू 250। इसका मतलब क्या हुआ? यू आर मेकिंग अ नेगेटिव अलाउंस। इसका मतलब है आपको इन अब लॉजिकली सोचो तो आप लॉस में सेल आउट कर रहे हो, आपका पास एसेट बचा इतने का है, बेच इतने कर रहे हो, तो ओवरऑल आपका बैलेंसिंग अलाउंस कितना बना? दैट इज, अगर मैं बैलेंसिंग अलाउंस की बात करूं, विल बी इक्वल टू दिस माइनस this will be around 1860 or 1859। अब इस 1859 के ऊपर आपको एक टैक्स सेविंग और होगी, अगर मैं इधर इसको इंसर्ट कर देता हूँ, दिस विल बी वर्किंग फॉर 1859 and tax saving will be equal to simply 371 thing। ठीक है, so I'm just highlighting it up and मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ताकि आप बाद में रिकॉर्डिंग देखें तो आपको समझ आए। सो इन शॉर्ट अब हम क्या बात कर रहे हैं, दैट ये चीज सबको क्लियर हो गई। आपने पहले कैपिटल अलाउंस निकाला, कैपिटल अलाउंस के बेसिस के ऊपर आपने टैक्स सेविंग निकाली, और ये जो 1859 की फिगर है यहाँ पे कहाँ से ड्रॉ की, दिस इज फ्रॉम द फोर्थ ईयर इन्वेस्टमेंट, आपने बैलेंसिंग अलाउंस की
कैलकुलेशन की, एंड दिस इज द बैलेंसिंग अलाउंस फिगर, ठीक है। सो आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी कैन सी दैट के you can see that balancing allowed 1859 figure over there, 703.1937.5 ओके। सो मैंने काफी डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश की है कैपिटल अलाउंस और बैलेंसिंग अलाउंस की, क्योंकि एज पर एग्जामिनर सिली मिस्टेक्स यहीं पर होती हैं। तो क्या ये क्लियर हुआ आप सबको? सबको क्लियर हो गया तो सब एक दफा यस लिख दें। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 10 सेकेंड। ओके जी, नाउ आई एम मूविंग ऑन। मुझे ऑलमोस्ट जितने मेंबर्स अभी अवेलेबल हैं उन सबका रिप्लाई आ गया है, ठीक है। सो वी आर रेज हैंड। अच्छा जी, एक मिनट, आई एम गैलेक्सी A70 रेज हैंड। मैं इनका जरा माइक ओपन करता हूँ। ओके जी, कॉल आउट योर नेम और रेज योर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? सर जमील आफ्ताब बात कर रहा हूँ। सर मुझे इसकी ना ये कैपिटल अलाउंस का आपने जो ये निकाला है ना, एक सेकेंड, ये लास्ट वाला रिप्लेसमेंट वाला, अगर इसके अगेंस्ट अगर वो सिंपल ये कहता है कि हम एसेट सेल आउट कर रहे हैं, अभी इसमें तो खैर उन्होंने एग्जैक्ट तो उन्होंने वो नहीं बताया हुआ कि रिप्लेसमेंट मतलब किसके अगेंस्ट हो रही है, किस एसेट के अगेंस्ट हो रही है। अगर इस मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे सिर्फ वो ये कहता है कि कुछ क्योंकि मेरा आज पहला दिन है क्लास में ज्वाइन का, मेरा बैकग्राउंड वो भी नहीं है, मुझे इतना रिवाइज भी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस टाइम पे अगर रिप्लेसमेंट के अलावा ये कहता कि यहाँ पे कोई एसेट कोई और है, लाइक सेल आउट हो रहा है या सिर्फ सेल करेंगे हम बाद में, तो तब क्या होता है? अच्छा, सिनेरियो इज दैट कि एक्चुअली वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जब 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, चौथा साल होता है, चौथे साल के एंड के ऊपर हम एसेट को रिप्लेस कर देते हैं, और जो पुराना एसेट होता है ना वो स्क्रैप आउट हो जाता है। तो स्क्रैप आउट मींस कि वो ठीक है ठीक है कि वो बिक जाएगा। आई गॉट इट सर। यू गॉट इट? सही है? यस सर, गॉट इट सर। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। नो सर, थैंक यू। ओके ओके जी, मैं आई एम म्यूटिंग योर माइक। आई एम नाउ कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन। अच्छा जी, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शहीद हुए बगैर हम यहाँ तक पहुंच गए सो फार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब सीक्वेंस क्या होता है? मैंने जब ये डिस्कशन की थी, आपने निकाल लिया कैश बेनिफिट्स तक आप आ गए, आपने बेनिफिट्स को ऐड ऑन कर दिया ईच ईयर का। अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये आप एक साल एरियर्स में क्यों लेके जा रहे हैं इम्पैक्ट? कि जो 1 ईयर का इम्पैक्ट था वो 250, अब अगर मैं वो सीक्वेंसिंग निकालूं, सो सीक्वेंसिंग विल बी लाइक कि मैंने ईयर 1 2 3 तो किया सर, यहाँ तो आपने 1 2 3 4 पे कर दिया था, लेकिन वहां पे जो इम्पैक्ट जा रहा है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स ईयर 5। ये क्या सीन है? तो इसका सीन कुछ इस तरह से है कि दैट इट्स सेइंग दैट pays tax on profit per year 1 year in arrears। ठीक है, जिन्होंने मेरी एरियर और एडवांसेस की वीडियो देखी थी उनको ये क्लियर होगा, उसका ना मैंने बड़ी मेहनत करके समझाया था, और मैं दोबारा से बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, टैक्सेशन क्या होता है आपका, अगर आप में से जो लोग सैलरी क्लास के हैं उन बेचारों को तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा, बशमूल मेरे, क्योंकि जब आपकी सैलरी आती है और उस पे टैक्स कटा डिडक्शन होती है, तो वो जो टैक्स डिडक्शन हो रही है, आप कॉर्पोरेट इनकम है, आप उस पर टैक्स डिडक्शन कर रहे हैं, तो आपका वो मंथ ऑलरेडी एंड हो चुका होता है। व्हेन आप कैश आउटफ्लो कब हो रहा होता है? आपका कैश आउटफ्लो हो रहा होता है नेक्स्ट पीरियड के अंदर, ठीक है। सो एज वी आर डीलिंग विद कैश आउटफ्लोज, हम कैश आउटफ्लोज की डिस्कशन कर रहे हैं, तो इट्स वैसे तो बड़ा ही प्रैक्टिकल ही होता है, ज्यादातर मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा देखा है। वी यूजुअली कैश आउटफ्लोज एट एरियर्स। तो अगर ईयर 1 में टैक्स लगना था तो उसकी पेमेंट होगी ईयर 2 के अंदर, या ईयर 1 में टैक्स की सेविंग थी तो उसकी बेनिफिट आएगा ईयर 2 के अंदर, मतलब नेक्स्ट पॉसिबल पीरियड के अंदर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर वो एरियर की बात कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने आगे नेक्स्ट 1 का इम्पैक्ट सेकंड में जाएगा, सेकंड का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये जहां भी वो बात करें कि मशीनरी की लाइफ 4 इयर्स है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपका जो एनालिसिस है वो +1 हो जाएगा, ईयर 5 तक एनालिसिस जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये वाली सिली मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा जी,
तो ये हम यहाँ तक पहुंच गए आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। अब तक हम ऑपरेशन कैश फ्लोज की बात कर सकते हैं, हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को कर चुके हैं। F7 की बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग के ऑपरेशन से जो कैश फ्लो आना था, बेनिफिट इम्पैक्ट आना था, वो हमने सारी बात कर ली। अब हम ला रहे हैं वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट। मैंने पहले डिस्कशन की थी कि दिस विल बी ओनली द इंक्रीमेंटल फैक्टर, जो इन्फ्लेशन का फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आना चाहिए। सो द पॉइंट इज ओवर हियर, मैं इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। It's simply that 500 into that percentage. What was the percentage? Percentage was working capital raise कितना पे हो रहा था? 4.7% per annum. So it's simply that 500 into 4.7%, ठीक है? और I would say 500 into 1.047, ठीक है? So it will be equal to 523.50. So increase कितने से हुआ? टू द नियरेस्ट होल नंबर आप एग्जामिनेशन में ले सकते हैं इन द सिंपल वे। यहाँ से यहाँ इंक्रीज कितना हुआ? 25, 26, 27। सो दीज आर ऑल द इंक्रीजेस, ठीक है? आपने इसका इंक्रीज का फैक्टर 24, 25, 26, 27 आ गया। अब ये तो बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है, वो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क उनका रेज होना चाहिए, और वो जो आइडेंटिफाई करेगा, जो बता सकता है, किसी कोई देख रहा है तो वो, या इसको समझ आ रही है तो वो मुझसे क्वेश्चन इस पॉइंट पे इसका करना बनता है। तो अगर क्वेश्चन करना बनता है तो रेज योर हैंड या मुझे मैसेज करो, एल्स आई विल कंटिन्यू, और मैं खुद बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है वर्किंग कैपिटल के अंदर जब हमने डिस्कशन की थी। ओके, सोफा खामोशी छाई हुई है। ओके, चलें जी, मैं आपको खुद बता देता हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आ गया, एक आध मैसेज आ गया मेरे पास। सर समझ नहीं आई आया क्या है, क्यों क्या है? ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो क्यों क्या है वो मैं बता देता हूँ। वो क्यों क्या है कम, इसलिए आई गेस यू आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दैट्स नॉट इशू। देखोगे वीडियो से समझ आ जाएगा। प्रीवियस वर्क उसकी मेरी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की वीडियोस को आपने देखना है, तो उसके अंदर वर्किंग कैपिटल की जो डिस्कशन है उस डिस्कशन को मैं रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग कैपिटल एक नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज, ठीक है? 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है तो उसकी लाइफ क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, सही है? सो आपने वर्किंग कैपिटल इंजेक्ट किया 0, 500 पे, और आप हर साल उसका इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट लेते जा रहे हो, जैसे यहाँ पे लेते जा रहे हो। जब ईयर 5th आता है, जब प्रोजेक्ट क्लोज होने लगता है, तो जितना वर्किंग कैपिटल आपने लगाया होता है, ये इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट, क्योंकि आपने बिजनेस खत्म कर दिया, बिजनेस को पैसा देते जा रहे थे, अब बिजनेस खत्म हो गया, वो पैसा तो सर्कुलेट हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो वो एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर जितनी भी ये अमाउंट आपको मिली है, ये सारा सम अप होके आपको मिल जाता है। लेट सपोज आप हर साल 20 3 सालों तक लगाते रहते हैं, इट्स वॉज 20 आउटफ्लो, तो इन द ईयर 4th ईयर या 5th ईयर में आपको 60 इनफ्लो आ जाता है। देयर विल ऑलवेज बी एन इनफ्लो आफ्टर द आउटफ्लो एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोजेक्ट। जितना आपने इंक्रीमेंटल लगाया उतना वापस आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन के अंदर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो ये कह रहा है कि बिजनेस बंद नहीं हो रहा भाई, बिजनेस कंटिन्यू होगा, अगला एसेट आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल चलता रहेगा। नॉर्मली क्वेश्चन में देखोगे, नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर ये वाला इम्पैक्ट आएगा नजर, कि आपको जब कोई प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है तो प्रोजेक्ट की लाइफ एंड के ऊपर आपको वर्किंग कैपिटल वापस मिल रहा है, जितना पैसा लगाया, जितना लिक्विडेट घूम रहा था, स्टॉक में लगा हुआ था, स्टॉक निकल गया सारा, रिसीवेबल ने पे कर दिया, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, आखिर में आपको वर्किंग कैपिटल बच गया, आपके पास वो पैसा वापस आ गया। तो आइडियली स्पीकिंग वो उतना ही पैसा होगा जितना पैसा लगाया गया है, ठीक है? एटलीस्ट उतना पैसा होगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में क्यों नहीं है, क्योंकि बिजनेस की कंटिन्यूटी है इस क्वेश्चन, ठीक है? सो क्लियर हुई वर्किंग कैपिटल बात की बात? एंड जस्ट कंफर्म मी विद यस, 5 सेकंड्स। ओके, अब्दुल समद, अब्दुल समद, मैं तुम्हारा माइक ऑन कर रहा हूं, मुझे हमारी डिस्कशन हो जाए। इट इज अब्दुल समद, अब्दुल समद लेफ्ट। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर।
ओके जी। ना यहाँ तक बात बाकियों को तो समझ आ गई, आई थिंक सो, आई हैवंट मिस। सर जब बिजनेस कंटिन्यूटी है तो ईयर 5 में वर्किंग कैपिटल क्यों नहीं लग रहा? ओके भाई, शहीद रेज अ क्वेश्चन दैट कि सर जब बिजनेस कंटिन्यूटी है तो वर्किंग कैपिटल ईयर 5 में ऐड ऑन क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, आ देखो, हम एनालाइज कर रहे हैं इस मशीनरी का इम्पैक्ट। इस मशीनरी का इम्पैक्ट खत्म कहां पर हो रहा है? वो ईयर 4 में खत्म हो रहा है। उससे रिलेटेड जो कैश फ्लो का इंक्रीमेंटल बेनिफिट आना था या इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट थी, वो ईयर 4 पे खत्म हो रही है। ईयर 5th ऑनवर्ड जो एनालिसिस शुरू होगा वो न्यू मशीनरी का शुरू होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट का शुरू होगा। तो वो जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज भी आएगा वो उस न्यू मशीनरी में शामिल होगा, उसका बेनिफिट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट रादर देन के इस मशीनरी के अंदर। वरना डुप्लीकेशन हो जाएगी कि आप इस मशीनरी का भी एनालिसिस करते हुए भी एक आउटफ्लो शो कर रहे होंगे और अगली मशीनरी का भी शो कर रहे होंगे। सो दैट्स व्हाई इन ईयर 5th यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज नहीं आया है। ठीक है, गॉट इट? ओके सर, ठीक है जी, शहीद वो क्लियर हो गया। जी, नाउ आफ्टर डूइंग सो वी विल गेट द नेट कैश फ्लोज। हमें नेट कैश फ्लोज का इम्पैक्ट आ गया। वी हैव द नेट कैश फ्लोज थिंग, स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे ऐड ऑन हो गई एज अ पॉजिटिव फिगर। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपके पास डिस्काउंट फैक्टर्स आर गिवन। डिस्काउंट फैक्टर्स आपको डिस्काउंटिंग टेबल से पता लग जाएंगे। आप तो उन्हें टेबल से देखना सीख लिया होगा। इट्स वेरी सिंपल। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन 12%, तो आपने फिर देखना है कि किस ईयर के अंदर कितना फॉल कर रहा है। अदरवाइज आउट सिंपल फॉर्मूला इज 1/1 plus r raised to the power n. So r being the cost of capital and n being the number of year, and 1, 2, 3 and 4. ठीक है, so you will get the discount factor over here. So afterwards you will get the present values of each and every scenario. आपने net present value of cash flows निकाली, initial investment से deduct किया, और initially जो आपने initially जो working capital लगाया था उसका means initial outlays means initial investment in working capital। तो आपके पास overall NPV आ गई 4162। ठीक है, so far so good। आई थिंक सो। आप कोई वी आर डन विद पार्ट ए। अभी भी किसी क्वेश्चन है तो वो रेज कर सकता है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 10 seconds। और अगर नहीं है तो वी आर कंटिन्यूइंग विद पार्ट बी। लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट बी। व्हाट द पार्ट बी इज? Part B discuss the difference between nominal money terms approach and real terms approach to calculating net present value। ये वाली डिस्कशन मैंने थोड़ी देर पहले भी थोड़ी बहुत की थी। अब एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर एग्जामिनर क्या बात कर रहा है? देखो, एग्जामिनर ने अपनी पूरी एक्सपेक्टेशन बता दी है कि मैंने ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन है, यू आर एक्सपेक्टेड कि आप वो इलस्ट्रेशंस शो करोगे, वो इलस्ट्रेशंस बताओगे कि क्या क्या चीजें किस तरीके से इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, दिस इज फॉर द इलस्ट्रेटिव पर्पस। आपको बताया जा रहा है, समझाने के लिए बताया जा रहा है। अगर ये चीज करके बता दोगे दैट्स इज ओवर एंड अबव। बट स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए नॉमिनल मनी टर्म्स अप्रोच क्या होती है, कि आपके जितने भी नॉमिनल कैश फ्लोज हैं वो नॉमिनल कैश फ्लोज और बाय इन्फ्लेटिंग फोरकास्ट वैल्यू फॉर करंट प्राइस एस्टिमेट, और आप उसके साथ क्या करोगे, नॉमिनल कैश फ्लोज के साथ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अप्लाई करोगे इन ऑर्डर टू डिस्काउंट। इन रियल कैश फ्लोज अप्रोच, appraisal discount real cash flows with the real cost of capital. This means no inflation impact will be considered over here. So ये एक सिनेरियो है रियल फॉर रियल एंड नॉमिनल फॉर नॉमिनल। अगर आपको रियल से नॉमिनल में कन्वर्ट करना है, दिस इज द फिशर इक्वेशन दैट इज गिवन टू यू। तो दैट इज प्रोवाइडिंग कि जी अगर आपको रियल डिस्काउंट रेट गिवन है और आपको नॉमिनल फाइंड करना है, दिस इज द रियल अप्रोच। अच्छा, इन शॉर्ट आई वांट टू से दैट अगर आप एनपीवी विद द रियल अप्रोच निकालो, एनपीवी नॉट एनआरवी, एनपीवी विद द रियल अप्रोच और एनपीवी विद द नॉमिनल अप्रोच, दोनों का जो इम्पैक्ट है ऑन योर जो एनपीवी है दैट विल बी इक्वल।
दोनों की एनपीवी इक्वल आएगी, फिगर दोनों की सेम होगी। दिस कैन बी शोन ओवर हियर। आपको यहाँ पे इसने रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के बताया, क्योंकि आपके में नॉमिनल रेट था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन था, एंड इन्फ्लेशन रेट भी गिवन था। दिस इज द इन्फ्लेशन रेट दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट वाज 4.7% इन द क्वेश्चन। आपको रियल डिस्काउंट रेट फाइंड करना है, इसने आपको ये प्रैक्टिकली समझा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। यू गॉट द रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 7%। अगर आपने जितनी भी आपकी मनी थी जो कैश फ्लो थे, वहां पे हमने इन्फ्लेशन फैक्टर सब पे लगाया था। अगर हम उस पे इन्फ्लेशन फैक्टर्स नहीं लगाते और एज इज कैश फ्लोज को लेके चलते, क्योंकि वो जो कैश फ्लोज आए थे हमारे पास वो सारे नॉमिनल कैश फ्लोज आए थे, क्योंकि हमने सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल हर एक पे इम्पैक्ट शो किया था कैश फ्लोज के ऊपर ऑफ योर इन्फ्लेशन। हम अगर रियल नेट को फ्लोज लगाएं तो उसके ऊपर हम वो इन्फ्लेशन फैक्टर नहीं कंसिडर करेंगे, और अकॉर्डिंगली डिस्काउंट फैक्टर एट 7% will be different than that of your higher cost of capital. So you will get present values over here, और इन प्रेजेंट वैल्यूज को टोटल करके और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जब अगर तुम लेस करोगे, so you can all rounding of figures to the nearest possible the real terms approach, and PV भी आपके पास 4.154 आएगा, and nominal भी आपके पास that was 4.161 million, to nearest possible ये आपके सेम आएंगे। ठीक है, अगर चाहो तो ये आप करके भी देखना, इसके अंदर मेजर सिनेरियो नहीं है। ये जो एरियाज है ना, ये आपको मेजरली समझाने के लिए इसने किया। अगर एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेशन हो कि भाई आप रियल टू रियल करके दिखाएं तो कर देना, अदरवाइज आउट आपसे उसने सिंपल ये पूछा था ये चीज कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर यू हैव टाइम, इफ यू वांट टू शो सम एफर्ट्स, तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आउट इतनी एक्सप्लेनेशन के अंदर काफी होगा। आप ये जरूर बता सकते हो क्या क्या बताना है। अगर क्वेश्चन है कि नॉमिनल और रियल में फर्क क्या होता है, तो नॉमिनल अप्रोच क्या होती है। I have a message. Sorry, sir. It was disconnected. Okay, no issues. अब्दुल समद, मैंने आपको क्वेश्चन पार्क कर दिया था। हम अभी क्वेश्चन को कंक्लूड करके जो तुम्हारी क्वेरी थी, इट वाज, हम उसको डिस्कस करें। Okay, now we are done with till this part. टू अप्रोचेस, ये वाली बात हो गई। तो पार्ट बी से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी? सबको क्लियर है? जल्दी से यस लिखना है। ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन द पार्ट सी। जल्दी से हम पार्ट सी की तरफ जाते हैं। Part C identified two financial objectives of a listed company such as SGW Co. and discuss how each of these financial objectives is supported by the planned investment in the machinery. आपने कोई भी दो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। आप अगर ये दिस इज सिंपली जो अपने चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर हम डिस्कशन करते हैं, तो हम देखते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। Financial objectives can be profit maximization, it can be a greater market share. All these are the objectives. So इसको आप किस तरीके से सपोर्ट इन करोगे? अच्छा, इस टाइप के अंदर, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना, जब भी जानने का, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं पार्ट ए और बी, अगर मैं एग्जामिनर के सामने बैठा हूँ, मैं पार्ट ए और बी मजे से कर लूँ, और फिर मैं सोचूं कि कौन से फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को प्लान इन्वेस्टमेंट सपोर्ट कर पाएगी, तो फिर मैं इधर एंकी पैंकी करना शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसे में इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे पहले आपकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच क्या कि जी आई नो व्हाट आई एम डूइंग। पार्ट सी के अंदर क्या उसने बोला था कि जी एसजी को के जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो सकते हैं, और उन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को ये जो प्लान इन्वेस्टमेंट है सपोर्ट कैसे करेगी। सो दैट वाज अ मेजर कंसर्न। अच्छा, अब एग्जामिनेशन में होता क्या, यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सबको पता होते हैं कि जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या जो है हम अर्निंग पर शेयर ज्यादा होना चाहिए, या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ एनहांसमेंट, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर होते हैं। अब एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या होना चाहिए। वो ये सेक्शन सी से रिलेटेड मैं डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के कर रहा हूँ। उसने ये भी पूछा है कि
इस प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से इसका क्या लिंक है? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको फौरन जॉट डाउन करना है कि लिंकेजेस बनानी है, लिंक्स कैसे जॉट डाउन करना है। नाउ लेट्स कंसिडर एग्जामिनर्स आंसर एज वेल, और मीनवाइल मैं यहाँ पे डिस्कशन करता जाऊंगा। अच्छा, हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हो क्या कर सकते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कितनी हो सकती है? ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है? अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करें। और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी भी एंटिटी का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। These are the common aims. These are the common financial objectives. अच्छा, अब इन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में से अब हम हर एक को देखते जाते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जी ओवरऑल एंटिटी की बैलेंस शीट की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाए, हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हों कि ओवरऑल हमारी वर्थ बढ़ती जाए, दैट इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ पे भी डिस्कस हुआ होगा जी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ यूजुअली द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, अर्निंग पर शेयर ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिटेबिलिटी आई एम क्वाइट श्योर यहाँ पे इसने बात की होगी, इंक्रीज डिमांड, मार्केट वैल्यू, एनपीवी। तो दीज आर रेजिंग, तो ये सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे बात हुई कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एचडीडब्ल्यू को के इन्वेस्टमेंट को करने से, प्रोजेक्ट करने से किस तरह से पूरा हो सकता है? सो the point is कि wealth maximization, earning per shares increase and profit maximization. These are the three aims. अच्छा, लिंक कैसे करना है? अब एचडीडब्ल्यू को जो से क्या होगा ओवरऑल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री की इंक्रीज डिमांड आ रही है, उसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा आ रही है, तो वो डिमांड ज्यादा मीट कर पाएगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो प्रोडक्शन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस हो पाएगी और आप प्रॉफिटेबिलिटी अवेल कर पाएंगे। इन एडिशन आप अर्निंग पर शेयर, अगर आपको फोकस है तो अर्निंग पर शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होना या कम होना डिपेंड करता है कि आपने उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कैसे किया था, एचडीडब्ल्यू को फाइनेंस कैसे किया था, आपने फाइनेंसिंग कॉस्ट देखी। अगर आपने थ्रू इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया था तो अर्निंग पर शेयर कम होने के भी चांस, वैल्यूड होने के भी चांसेस है। सो दैट कैन बी अ डिस्कसिव पार्ट एज वेल। ये बात अगर मेंशन करोगे कि अर्निंग पर शेयर बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग। एग्जामिनर सुपरबली कहेगा इस बच्चे ने पढ़ा है। थर्ड पॉइंट इज दैट कि ओवरऑल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंक्रीज हो सकती है हर हालत में, एचडीडब्ल्यू को इंक्रीज होगी। क्योंकि हमने देखा एनपीवी पॉजिटिव रही है, एनपीवी इंक्रीज भी है, हो जाएगी, ओवरऑल बैलेंस शीट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एनपीवी आपकी by the increased amount over wealth of shareholders भी बढ़ेगी, over by this thing will support the objective of wealth maximization. So इसको इन डेप्थ डिस्कस करने का मकसद ये था कि लिंक करना है क्वेश्चन को, ठीक है। so far we managed to do one question in a very in depth manner, ठीक है। एक और रेलेवेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को फ्लोट इन कर रहा हूँ, आप उसको अटेम्प्ट करें एक दफा। Wait a second, there is, sir, I have a question. Shahir, let me conclude और उसमें सारे क्वेश्चन एक साथ लूँ। Okay, so the point is that okay, the point is that कि जी आपने प्रॉफिट ये सारी चीजें लेके चलनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है that I had planned to do it with you guys today, but due to the unforeseen reason हम नहीं कर पाए। That is OAP कोड जून 2014। दिस इज सिमिलर क्वेश्चन। इसके अंदर आपने करना क्या है, सिर्फ एक और प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालनी है और उसको कंपेयर करना है कि क्या इन सारे प्रोजेक्ट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ऑन द ग्रुप एज वेल। इट हैज द एग्जामिनर पार्ट एज वेल। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वो वाला पार्ट नहीं देखेंगे, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड देन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल सिट इन टुगेदर अगेन। और रोजा भी होगा, कोई बात नहीं, और हम जैसे ही हमारी सहरी वगैरह खत्म होगी उसके एक आध घंटे बाद बैठ जाएंगे ताकि हम उसको कमेंस कर सकें।
ठीक है जी। सो नाउ आई एम ओपनिंग अप माइक्स, जिसको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिस्कस करता जाए मुझसे। सबसे पहले मैं खोल रहा हूँ शहीर का माइक। जी शहीर। सर पार्ट सी में हमने डिस्कस किया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या हम ये पॉइंट पुट कर सकते हैं कि हमारी नई मशीन जो है वो कॉस्ट रिड्यूस करेगी, जिससे जो नॉर्मल लॉसेस होते थे वो कम हो जाएंगे, उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा हमारा। अच्छा देखो शहीर, जब तुम ऐसा क्वेश्चन को रेफर कर रहे हो ना, तो ही इज एक्सपेक्टिंग कि जो तुम्हारे पास डाटा अवेलेबल है उस डाटा की बुनियाद पे तुम यू आर मेकिंग सम सेंस। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे तुम ये बात कर सकते हो कि जी ओवरऑल अभी तुम्हें एग्जिस्टिंग कॉस्ट नहीं पता, एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या था, क्या हो रहा था, प्रॉफिट रिड्यूस होने का, लेकिन तुमको ये पता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम ये प्रॉफिटेबल तो है, ये एंटिटी प्रॉफिटेबल है टू कंडक्ट द ऑपरेशन, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है। तो तुम ये सेफली जरूर कह सकते हो कि जी प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा, लेकिन वो प्रॉफिट इंक्रीज डिमांड साइड की वजह से हुआ है या कॉस्ट साइड की वजह से हुआ है, इस डिस्कशन में ना पढ़ो, सुकून से निकल जाओ तो बेटर है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कंपैरिजन स्टडी नहीं है ना। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? समझ आपको को आपका क्वेरी क्लियर हो गई थी? आई हैड सेंड द रिकॉर्डिंग एज वेल ऑन द ग्रुप। ओके जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड द असाइनमेंट इज सिंपली for you guys to complete it up is this question OAPQ core June 2014. This is an assignment and this assignment should be completed by tomorrow, that is 25th of April, and most probably we will be discussing and sitting in again in a couple of days. परेशान नहीं हो, 30 डेज से पहले पहले, जब तक एक्सपायरी से पहले पहले मैं ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की परफेक्टली आप लोगों को डिस्कस करके जाऊंगा। ठीक है जी। सो नाउ यू कैन डिस्कस और सेंड योर क्वेरीज वाया व्हाट्सएप और समथिंग। एनी अदर क्वेश्चन और शुड वी फाइंड आउट? समद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास होगी either on 28th or 29th. I will merge more questions in that as well, ताकि और क्लियर हो। आज हमारा तकरीबन एक आधा पौन घंटा चीज़ों की और ऑपरेशंस और कुछ क्लैशेस की वजह से ज़ाया हुआ। सो आई जस्ट वांट दैट कि आप यू मार्क 28th ऑन द सेफर साइड। ठीक है? इट विल बी इन द मॉर्निंग, इट विल बी इन द अर्ली मॉर्निंग। मीन्स मेरी आदत है कि मैं फजर में कंडक्ट करता हूँ सेशंस, लेकिन अभी थोड़ा रहम कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आदत डालूंगा वहां तक लाने में। तो वी विल बी अर्ली। हम जैसे ही सहरी खत्म करेंगे उसके आधे एक घंटे बाद नमाज वमाज पढ़ के 1 घंटे बाद फौरन बैठ जाएंगे। आई नो सब फ्रेश होंगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है यार? सो क्लास के बाद भी जा सकता है, सोता तो हर बंदा है यार। समझ कैसी बातें कर रहे हो यार, आप तुमने हायर अचीवर बनना है, कैसी बातें कर रहे हो? है ना जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर इंशाल्लाह ताला हम दोबारा मिलते हैं as soon on the video con. Meanwhile you can ask me any question on the WhatsApp group. ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।